आई होप आपको स्क्रीन दिखाई दे रही होगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको स्क्रीन प्रॉपर दिखाई दे रही है। ओके, यस सर। ये है। तो एक्चुअली क्या होता है कि हम ट्रांजिस्टर को बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पर जो बाइसिंग होती है, यहाँ पर जो बाइसिंग होती है, ये एक्चुअली जो बाइसिंग प्रोवाइड करते हैं ये दो यहाँ पर देखेंगे तो बाइसिंग सही तरह से कनेक्शन करना या सही स्थिति में ऑपरेट करना किसी भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है या ट्रांजिस्टर के, इसमें हम ट्रांजिस्टर की स्टडी कर रहे हैं तो ट्रांजिस्टर को सही प्रकार से कनेक्ट करना, ठीक है, और उसको सही स्थिति में ऑपरेट करना। ठीक है, किसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को ऑपरेट करने से पहले सही स्थिति में लाया जाता है। सही स्थिति में लाने की प्रक्रिया को हम बाइसिंग कहते हैं। बाइसिंग कंडीशन क्या होती है? ट्रांजिस्टर को नॉर्मल स्थिति में ऑपरेट ट्रांजिस्टर को नॉर्मल स्थिति में ऑपरेट करने के लिए जिस कंडीशन की आवश्यकता होती है, जिस कंडीशन में हम ट्रांजिस्टर को नॉर्मल स्टेट में क्या करते हैं, रन करते हैं या कंडक्ट करते हैं, तो उस कंडीशन को ही बाइसिंग कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, एक्चुअली बात करें तो किसी भी ट्रांजिस्टर में दो प्रकार की बाइसिंग प्रदान की जाती है। ठीक है, यदि हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें, यदि हम कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो एमीटर और बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में रखा जाता है, जो कि यहाँ पर आपको दिखाया गया है। और क्या करते हैं, यहाँ पर कॉमन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन है ना, कॉमन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन के लिए इसको फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस के टर्मिनल दिखाए गए हैं। जो एमीटर और बेस टर्मिनल्स हैं, एमीटर बेस जंक्शन हैं, उसको हम फॉरवर्ड बायस में रखते हैं। जो कलेक्टर और बेस जंक्शन है उसको हम रिवर्स बायस में रखते हैं। इन सारी चीजों को, इसकी बायसिंग को हम इस डायग्राम के माध्यम से प्रॉपर समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, ये आपका एक यहाँ पर एक कॉन्फ़िगरेशन दिखाया गया है। कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है कि ट्रांजिस्टर का एक्चुअली कनेक्शन। ठीक है, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं उनके कनेक्शन के आधार पे इनको क्लासिफाई किया गया है। ठीक है, इनको क्या किया हमने, कनेक्शन के आधार पे इनको हमने क्या किया है, वर्गीकृत किया है। ठीक है, तो यहाँ पर तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन होते हैं एक्चुअली। एक होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, दूसरा होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और जो तीसरा होता है वो होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पर इस जो स्लाइड में आपको दिखाया गया है, ये आपको दिखाया गया है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन मीन्स क्या होता है कि जब हम बेस को एज अ कॉमन इस्तेमाल करते हैं, मतलब कि बेस टर्मिनल को हम इनपुट की तरह और आउटपुट की तरह, मतलब कि इसका जो टर्मिनल इनपुट से भी कनेक्टेड होता है डायरेक्टली और आउटपुट से भी कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो बेस क्या कॉमन है, इनपुट के लिए भी है आउटपुट के लिए भी कॉमन हुआ, तो इसीलिए हम बेस कॉमन है तो हम इसको क्या बोलेंगे, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब यहाँ से आप देखोगे एमीटर और बेस के बीच में, जैसे कि ऊपर आप यहाँ पर लिखा हुआ है, एमीटर और बेस के बीच में हम क्या करते हैं, फॉरवर्ड बायस कनेक्ट प्रदान करते हैं। देखो ये पी लेयर है और ये एन लेयर है, पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से जोड़ोगे तो ऑटोमेटिक जो आपका पीएन जंक्शन होगा, ठीक है। तो हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि हम इसको एमीटर और बेस को फॉरवर्ड बायस प्रदान कर रहे हैं। देखो पी को पॉजिटिव से, पॉजिटिव बैटरी के पॉजिटिव से, और एन को नेगेटिव से, दिस इज द फॉरवर्ड बायस, पीएन जंक्शन फॉरवर्ड बायस में हो गया। इसके बाद में जो इसका ये इनपुट साइड होता है, दिस इज द इनपुट साइड। ठीक है, यहाँ पर हम इनपुट प्रोवाइड करते हैं और यहाँ पर जो होता है हम आउटपुट लेते हैं, तो आउटपुट को हम रिवर्स बायस प्रदान करते हैं। मतलब जो हमारा कलेक्टर और बेस टर्मिनल जंक्शन होते हैं, कलेक्टर और बेस जंक्शन जो होते हैं, इसको हम रिवर्स बायस प्रदान करते हैं। और रिवर्स बायस प्रदान करने के लिए यदि हम पी लेयर को नेगेटिव से और यदि हम एन लेयर को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें तो ये क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से यहाँ पर देखो ये पॉजिटिव से ई टर्मिनल एमीटर है तो हम पहले वीई, और फिर नेगेटिव से बी है तो वीईबी, और इसका नाम जो हो जाएगा वोल्टेज सोर्स का, ये हो जाएगा, ये नेगेटिव से है और बी पॉजिटिव से यहाँ इससे कनेक्टेड है, इसके लिए तो ये वीबीसी। ठीक है, आईई क्या है, आईई फ्लो होने वाला, एमीटर में करंट फ्लो होने वाला है, आईई एमीटर करंट, आईबी जो है वो आपका बेस करंट है, और आईसी जो है आपका ये कलेक्टर करंट है। हमेशा मैंने आपको बताया था कि करंट, टोटल करंट जो है वो आपके एमीटर से एंटर करेगी ट्रांजिस्टर में, या फिर एमीटर से ही टोटल करंट क्या होगी, बाहर जाएगी। ठीक है, इट मीन्स क्या होगा कि यहां से यदि 100% क्या होगा, करंट एंटर करेगी, यहां से आपका 100% करंट एंटर करेगी। ओके, तो
यहाँ से जो होगा लगभग 95 या 98% करंट, 98% करंट टोटल करंट का है ना, जितनी भी करंट होगी उसका 98% कलेक्टर से बाहर जाएगी, और जो 2% करंट है, 2% करंट है वो आपके कहां से बाहर जाएगी, आपका बेस से बाहर चली जाती है, इस प्रकार के कॉन्फ़िगरेशन में। ठीक है, दिस इज द कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। और ये किस टाइप का ट्रांजिस्टर है, ये पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है, जो कि आपको यहाँ पर स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका पीएनपी टाइप का ट्रांजिस्टर है। ठीक है, आई इट मीन एमिटर करंट, आई बी मतलब बेस करंट, और आई सी मतलब कलेक्टर करंट, जो कि आपको यहाँ पर दिखाया गया है, जैसा कि आई ई, आई बी और आई सी करंट यहाँ पर आपको दिखाया गया है। ठीक है, इसके बाद में देखो अब क्या होगा, कैसे फॉरवर्ड बायस में आ रहे हैं। जो आपका एमीटर है वो मोर पॉजिटिव हो रहता है, यदि हम पोलैरिटी की बात करें तो एमीटर मोर पॉजिटिव होगा, क्योंकि देखो ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है एमीटर, तो मोर पॉजिटिव। और जो आपका बेस होगा ये लगभग पॉजिटिव होगा, और जो आपका कलेक्टर होगा ये मोर नेगेटिव होगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा होता है। ठीक है, ये लगभग थोड़ा सा पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ से नेगेटिव से जुड़ा है आपका बेस, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं यहाँ से पॉजिटिव से भी जुड़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर यदि हम मोड नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पर कलेक्टर आपका मोड नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ पर एमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में है, जबकि कलेक्टर बेस जंक्शन रिवर्स बायस में है। इस प्रकार से J1 जंक्शन फॉरवर्ड एंड J2 जंक्शन रिवर्स बायस में होते हैं। देखो ये आपका J1 जंक्शन है, दिस इज द फॉरवर्ड बायस, एंड दिस इज द इन रिवर्स बायस। ठीक है, J2 जंक्शन। ओके, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आगे देखते हैं। इसके बाद में देखो देखो वो हमने बात किया था पीएनपी ट्रांजिस्टर, यहाँ पर हम ले लिए हैं सेकेंड टाइप, उसी सेम कॉन्फ़िगरेशन है, बेस कॉन्फ़िगरेशन ही है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन का ये आपको यहाँ पर बता दिया गया है कि ये किस प्रकार से कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में हम एनपीएन ट्रांजिस्टर का कनेक्शन करते हैं बैटरी के साथ। तो देखो अब इसको फॉरवर्ड बायस में लाना है एमीटर और बेस को। ठीक है, ये दोनों टर्मिनल को फॉरवर्ड, इनके बीच में हमको जो पी एन जंक्शन है, जो यहाँ पर J1 और J2 जंक्शन है, तो J1 जंक्शन को फॉरवर्ड और J2 जंक्शन को रिवर्स बायस में लाना है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, नेगेटिव एन को नेगेटिव से, और जो आपका पी लेयर है उसको हम पॉजिटिव से जोड़ेंगे, तो ये फॉरवर्ड बायस आ जाएगा। अब इसको रिवर्स करना है तो इसको एन को पॉजिटिव से जोड़ दीजिए और पी को नेगेटिव से, तो ये रिवर्स बायस हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से हम वो फिर अब यहाँ पर क्या हो गया, अब यहाँ पर अब केस ये अलग बनेगा, एमीटर यहाँ पर मोर नेगेटिव होगा, बेस जो होगा वो नेगेटिव होगा। ठीक है, और जो आपका कलेक्टर होगा ये मोर पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर केस एनपीएन के लिए और पीएनपी के लिए जो अलग अलग केस बनते हैं इतना ध्यान रखोगे, बाकी चीजें सारी चीज सेम है, आई एमीटर करंट, आई बेस करंट, कलेक्टर करंट। अब ये ध्यान दोगे कि यहाँ से अब 98% करंट एंटर अंदर करेगा, यहाँ से 2% करेगा, तो टोटल यहाँ से 100% आपका करंट जो है वो एमीटर से क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक है, लिविंग करंट जो होगा 100% आई से, और जो एंटरिंग करंट है यहाँ पर वो यहाँ से 98% एंड 2% यहाँ से आपका एंटर करेगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, ज्यादातर जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं वो एनपीएन ट्रांजिस्टर का ही यूज किया जाता है। जो एनपीएन होते हैं ना, मतलब कि 2 एन लेयर और एक पी लेयर को लेकर ट्रांजिस्टर को डिजाइन किया जाता है। ठीक है, तो इसको हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बोलते हैं। ये हम क्यों ज्यादा इस्तेमाल करते हैं बेटा, सबसे ज्यादा जो ट्रांजिस्टर बने होते हैं ना वो एनपीएन टाइप के होते हैं, एनपीएन। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि देखो यहाँ पर एन एन की लेयर जो है वो ज्यादा है, जब एन लेयर ज्यादा होगा तो एक एन लेयर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं ये मैक्सिमम होते हैं। इट मींस मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एन लेयर्स मोर होते हैं। ठीक है, मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स एन लेयर में। ठीक है, तो एन लेयर के ज्यादा होने पे जो कंडक्टिविटी होती है वो ज्यादा बेहतर होती है यदि हम होल की अपेक्षा देखें तो। ठीक है, क्यों, क्योंकि यदि हम होल की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन्स को देखें, देखो होल्स में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स होते हैं, और आपका जो इलेक्ट्रॉन जो आपका एन लेयर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेजॉरिटी चार्ज कैरियर। तो हम प्रोटॉन हैवी होते हैं, वो जल्दी ड्रिफ्ट नहीं कर पाते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन्स बहुत हल्के होते हैं। ठीक है, तो वो जल्दी ड्रिफ्ट कर जाते हैं। तो इसीलिए हल्के होने के कारण वो हमारे इलेक्ट्रॉन ज्यादा एक्सिलरेट करते हैं, ज्यादा तेजी से एक्सिलरेट करते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रिक करंट को ज्यादा अच्छा कैरी करते हैं, फ्लो करते हैं। इसीलिए यहाँ पर ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन वाले, ज्यादा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वाले को ही हम प्रीफर करते हैं। तो यहाँ पर 2 एन लेयर और एक पी लेयर वाले ट्रांजिस्टर का उपयोग करके यहाँ पर
क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर का निर्माण करते हैं। ठीक है, ट्रांजिस्टर का कॉन्फ़िगरेशन ये इतने 3 प्रकार के होते हैं ट्रांजिस्टर्स। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ कनेक्शन। ठीक है, इट इज यस सर। 3 टाइप्स। ओके, सीबी, सीई, सीसी। इन शॉर्ट इसको हम ऐसा लिखते हैं। बाकी सीबी का मतलब होता है कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीई का मतलब होता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, और सीसी का मतलब होता है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अब इसमें वही चीजों को डायग्राम में बना के दिखाया गया है। ये आपको बाइसिंग प्रदान करने के लिए है, जैसे कि मैंने प्रीवियस में आपको बताया था। और यहाँ पर हम इनपुट सिग्नल देते हैं। एक्चुअली जो हमारे जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, इसका उपयोग कहाँ पर करते हैं, एम्पलीफायर को बनाने के लिए। इसका जो एप्लीकेशन है वो एम्पलीफायर बनाने के लिए ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ट्रांजिस्टर का हम उपयोग एम्पलीफायर बनाने के लिए करते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर क्या करता है, एम्पलीफायर का मेन फंक्शन होता है ये स्मॉल सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। जैसे क्या होता है कि हमारे छोटे छोटे सिग्नल्स होते हैं, बहुत से आप इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस देखोगे तो बहुत छोटे छोटे स्मॉल सिग्नल्स होते हैं, तो उन स्मॉल सिग्नल्स को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करना होता है। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि उन सिग्नल को हमें मेजर करना होता है, या उन सिग्नल को हमें दूर तक भेजना होता है। ठीक है, या उन सिग्नल को हमें बड़े रूप में देखना होता है, तो हम क्या करते हैं, स्मॉल सिग्नल को बड़े सिग्नल में हमें चेंज करने की आवश्यकता होती है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ट्रांजिस्टर कॉन्फ़िगरेशन का उपयोग करते हैं, जो कि ट्रांजिस्टर एज अ एम्पलीफायर वर्क करते हैं। ठीक है, एम्पलीफायर में मेन जो सर्किट होता है वो ट्रांजिस्टर सर्किट ही होता है। ठीक है, तो देखा होगा ना, जो आप एम्पलीफायर देखे होंगे, जो आपको वॉइस वगैरह सुनते हैं ना, तो उसमें एक्चुअली में यही होता है। जैसे मैंने कुछ बोला, हेलो हेलो माइक टेस्टिंग, तो उसमें क्या होता है, डायफ्राम होता है, वो क्या करता है, सेंसिंग डिवाइस लगी होती है, जो हमारे साउंड एनर्जी को सेंस करता है। ठीक है, मैंने बोला, उसको उसने सेंस किया, वो क्या होगा कि वहां पर आपका ट्रांसड्यूसर लगा होगा। ट्रांसड्यूसर का काम होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट करता है। ट्रांसड्यूसर किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी, इट मीन्स फिजिकल सिग्नल इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाता है। अब वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हुआ, क्यों इलेक्ट्रिकल में हम कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करके उसको बड़े सिग्नल में चेंज करना बहुत आसान है। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने का ये भी एक बड़ा एडवांटेज है कि हम उसको एक बड़े सिग्नल में कन्वर्ट कर सकते हैं, और उसके साथ ही साथ हम इसको आसानी से किसी ज्यादा ज्यादा व्यय किए हुए, ज्यादा ट्रांसमिशन सिस्टम का व्यय किए हुए, हम आसानी से दूर तक इसको एक सिंगल कंडक्टर के द्वारा भेज सकते हैं। मतलब कि हम इसका इजी ट्रांसमिशन कर सकते हैं, दूर तक इसके सिग्नल को भेज सकते हैं। इसलिए हमने क्या किया, पहले हमने साउंड दिया बेटा, ठीक है, ये फिजिकल क्वांटिटी हो गई। अब इसके बाद में हम उसको इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी में कन्वर्ट किए, और इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी को कन्वर्ट करने के बाद में हम उसको दूर तक जहां भी हम उसको भेजना होता है भेजते हैं। और उसके बाद में फिर से यदि हमको साउंड एनर्जी में ही आवश्यकता होती है, साउंड सिग्नल में ही हमें आवश्यकता होती है, तो हम फिर से उसको साउंड सिग्नल में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब हमें एम्पलीफायर का काम क्या है, मैं कितना स्लो बोल रहा हूँ, ठीक है, ऐसे यदि मैं माइक के सामने बोलूंगा तो इतना ही स्लो बोलूंगा, लेकिन हमें आउटपुट बहुत ज्यादा मिलेगा। इसका रीजन यही है, एम्पलीफायर की छोटा सिग्नल हमने भेजा था, हमने बहुत स्मॉल सिग्नल भेजा था, बहुत धीरे मैंने बोला था, लेकिन वो बहुत तेजी से हमको आउटपुट में मिल रहा है एम्पलीफायर के द्वारा। तो वो क्या होता है, वो एम्पलीफाइड सिग्नल्स होते हैं। वो एम्पलीफाइड सिग्नल्स होते हैं जो कि एम्पलीफायर का उपयोग करके ऐसे सिग्नल प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, तो देखो, मैंने एक छोटा सा सिग्नल यहाँ पर इनपुट कराता हूँ। देखो यहाँ पर एक छोटा सा एसी सिग्नल मान लीजिए मैं इनपुट कराया, मैं एसी सिग्नल में इनपुट कराया, तो मुझे जो आउटपुट में मिलेगा बेटा, जो आउटपुट में मिलेगा एक बड़ा सा सिग्नल मिलेगा। मतलब ये देखो, मैं बड़ा यहाँ करके बना के दिखा रहा हूँ, कुछ इस प्रकार से सिग्नल्स मुझे मिलने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से हमको स्मॉल सिग्नल को स्ट्रॉन्ग सिग्नल में कन्वर्ट करने के लिए ऐसे कॉन्फ़िगरेशंस का उपयोग किया जाता है। हमारे ट्रांजिस्टर जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, इनका मोस्टली उपयोग एम्पलीफायर सर्किट को बनाने में इस्तेमाल होता है। ठीक है, ये सारी चीजें हैं। यहाँ पर आई एंटर कर रही है, ये 2 भागों में डिवाइड हो गई। तो हम आई की बात करें तो आई इक्वल हो जाएगा आई सी प्लस आई बी। ठीक है, आई सी प्लस आई बी हो जाएगा टोटल करंट, क्योंकि जितना ये एंटर कर रहा है वो 2 भाग में डिवाइड होकर बाहर निकल रहा है। ठीक है, आई एमीटर करंट है, आई बी बेस करंट है, आई सी कलेक्टर करंट है। इतनी सारी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद में हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, ये हमने क्या इस्तेमाल किया, पीएनपी ट्रांजिस्टर, और ये क्या है, आपके पीएनपी ट्रांजिस्टर सिंबल का इस्तेमाल करके मैं वही सर्किट को बना दिया हूँ, है ना। ये कोई डिफरेंट सर्किट नहीं है, ये सिंबल होता है ट्रांजिस्टर का, पीएनपी ट्रांजिस्टर का सिंबल है, उसी में मैंने कनेक्शन कर दिया हूँ। दोनों डायग्राम सेम ही है,
ये इसका स्कीमेटिक डायग्राम को लेकर हमने कनेक्शन किया है और यहाँ पर हमने सिंबल को लेकर कनेक्शन किया है, सेम ही चीजें हैं यहाँ पर, ठीक है। तो इस तरह से इनके कॉन्फ़िगरेशन होते हैं और यहाँ पर हम आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स देख सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो देखो यहाँ पर हमने पीएनपी ट्रांजिस्टर डिस्कस किया था और इसको हमने एनपीएन ट्रांजिस्टर बना लिया। अब इसके कनेक्शंस अलग हो जाएंगे। अब जो करंट है वो आपके एमीटर से बाहर निकलेगी, बेस से अंदर जाएगी और कलेक्टर से भी अंदर जाएगी। इसमें भी आई की जो वैल्यू होगी वो सेम होगी, आई इक्वल्स टू हो जाएगा आई बी प्लस आई सी, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सी बी कॉन्फ़िगरेशन एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए हम कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होता है कि आई और आई बी के बीच इनपुट कैरेक्टरिस्टिक खींचा जाता है और वीसीबी कांस्टेंट रखा जाता है, ठीक है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो हमारा एमिटर करंट है और हमारा जो वीईबी है, जो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है, ठीक है, इसको हम क्या करते हैं, इनके बीच में हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं और जो वीसी है, जो इसके आउटपुट में जो वोल्टेज है, इनपुट बनाने के लिए आउटपुट के वोल्टेज को कांस्टेंट करते हैं और इसके करंट और इसके वोल्टेज को के बीच में हम क्या करते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं। तो देखते हैं कुछ इस प्रकार से हमने यहाँ पर एमीटर करंट ले लिया है, यहाँ पर बेस और एमीटर वोल्टेज ले लिया है। बेस एमीटर वोल्टेज मतलब इसके बीच का वोल्टेज और इसमें से फ्लो होने वाली करंट, और ये इस वोल्टेज को हम कांस्टेंट रख लेते हैं, ठीक है। इसमें अलग अलग वैल्यू के लिए कांस्टेंट रखते हैं, अलग अलग मतलब 3-4 वैल्यू के लिए हम इसका ग्राफ को देखते हैं, 3-4 वैल्यू का रिस्पॉन्स देखते हैं। देखो यहाँ पर आपको इन शॉर्ट बताया गया है कि एमीटर करंट वर्सेस बेस एमीटर वोल्टेज, ठीक है। एमीटर करंट और बेस एमीटर वोल्टेज के बीच में यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स को ड्रॉ करते हैं व्हेन वीसीबी कांस्टेंट, मतलब कि जो आपका वीसीबी है आउटपुट साइड का जो ये वोल्टेज है, इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं। मतलब अलग अलग वैल्यू के लिए कांस्टेंट मानेंगे। पहले वीसीबी -20 ले लेंगे, फिर -10 ले लेंगे, -2 लेंगे। क्यों ऐसा माइनस करते हैं? क्योंकि ये रिवर्स बायस वोल्टेज है बेटा, इसीलिए हम इसको माइनस में लिखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखो हम वोल्टेज के मान को बढ़ाते जाते हैं और फिर देखते हैं कि किस वोल्टेज पर अब करंट का मान बढ़ता है। जैसे हमने आउटपुट में -20 वोल्ट रखा, ठीक है, कांस्टेंट रख दिया, और फिर इसके बाद में जो इनपुट साइड का ये वाला वोल्टेज है, ये वाला वोल्टेज, इसको धीरे धीरे बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कितने वोल्ट पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है उसमें करंट फ्लो हो रही है। मतलब कितने वोल्टेज आउटपुट में कांस्टेंट करने पे कितना वोल्टेज इनपुट देना पड़ रहा है, ठीक है। ये अलग अलग यहाँ पर आप देखोगे। तो जितना आप रिवर्स बायस में करें वोल्टेज के मान को कम करते जाओगे, ठीक है, उतना ही ज्यादा आपको यहाँ पर इनपुट साइड के वोल्टेज को बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। मतलब एक तरह से हम बढ़ा रहे हैं बेटा। जो ये जो वोल्टेज है ये माइनस है, ये -10 आ गया, मतलब बढ़ रहा है इसका वोल्टेज। -2 आ गया, माइनस कम हो रहा है, ठीक है। तो इसका वोल्टेज भी आपका बढ़ता हुआ चला जाता है। तो इस तरह से इसकी ये इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है। यहाँ पर ये आपको आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स दिखाई गई है। अब आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या लेंगे कि आउटपुट में फ्लो होने वाला जो करंट है, आउटपुट के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप, और अब हम इनपुट साइड का करंट कांस्टेंट रखेंगे। अब इनपुट साइड का हम करंट कांस्टेंट मतलब इसका करंट और इसका वोल्टेज के क्रॉस के बीच में हम ग्राफ को ड्रॉ करेंगे। मतलब हम आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे और इसका जो आउटपुट साइड का जो अब इनपुट साइड का जो करंट आई है उसको हम कांस्टेंट रख लेंगे। ये आपको यहाँ पर बताया गया है, ठीक है। ये आउटपुट करंट और आउटपुट वोल्टेज के बीच खींचा जाता है, ठीक है। ये इसका सैचुरेशन रीजन होता है, ठीक है। सैचुरेशन रीजन हम उसको बोलते हैं जिस पर हमारा जो ट्रांजिस्टर है ये प्रॉपर वर्किंग में आ जाता है। देखो पहले क्या करते हैं, हम करंट के मान को बढ़ाते हैं लेकिन वोल्टेज का मान बहुत कम रहता है, जो वीसीबी है ये, और जो यहाँ पर आईसी है, करंट आईसी के मान को बढ़ाते हैं। तो एक सैचुरेशन रीजन के बाद में अचानक क्या होता है कि ये आपका वीसीबी कलेक्टर बेस वोल्टेज जो है अचानक बढ़ जाता है। तो जितने एम्पियर करंट में हमारा अचानक वीसीबी बढ़ जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेशन रीजन बोलते हैं। ये सैचुरेशन रीजन होता है यहाँ से यहाँ तक जहाँ पर आपका करंट बढ़ रहा होता है उसको हम एक्टिव रीजन बोलते हैं। और जहाँ पर हमारा जो वैल्यू है वो 0 थी, मतलब वोल्टेज की वैल्यू, ये वाली जो वैल्यू वो 0 थी, ये रीजन में 0 थी, ठीक है, यहाँ पर 0 थी लगभग, तो वो कट ऑफ रीजन होता है, ठीक है। इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती कट ऑफ रीजन में। यहाँ पर इसको बनाने के लिए हम आई को कांस्टेंट रखते हैं। देखो आई जो इनपुट साइड का वोल्टेज है उसको हम कांस्टेंट, पहले 0 के लिए कांस्टेंट 0 ले लेते हैं, फिर कांस्टेंट 10 ले लेते हैं, फिर 20, इस तरह एक वैल्यू लेकर फिर उसका ग्राफ को हम देखते चले जाते हैं। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसका आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स मिल जाता है, ठीक है। इसके बाद में आप देखोगे
यहाँ पर आप देखोगे करंट गेन फॉर कॉमन बेस, करंट गेन का फॉर्मूला होता है आउटपुट अपॉन इनपुट। करंट की बात हो रही है तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। पावर की बात होती है तो हम क्या बोलते हैं आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। लेकिन यहाँ पर करंट की बात हो रही है तो हम क्या बोल रहे हैं आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो आउटपुट करंट यहाँ पर क्या थी आईसी थी और इनपुट करंट आईई, मतलब कलेक्टर करंट आउटपुट है और एमीटर करंट इनपुट है। तो यहाँ से आप अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं और अल्फा क्या होता है यहाँ पर करंट गेन है। ठीक है, धारा लाभ इसको हम बोलते हैं हिंदी में, धारा लाभ। ठीक है, इसके बाद सेम अब सीई कॉन्फ़िगरेशन है, मतलब कि इसमें 3 टर्मिनल्स जो कॉमन मतलब जो कलेक्टर एमीटर और बेस है एमीटर। तो एमीटर को देखो ये एमीटर है, इसको हमने कॉमन इस्तेमाल कर लिया इनपुट के लिए भी आउटपुट के लिए भी। ठीक है, तो इस तरह से इसका आपका डायग्राम बनेगा। और इसमें हमको अब जंक्शन में देखो ये आपका एन है तो इसको नेगेटिव से और ये पी है तो इसको पॉजिटिव से जोड़ दोगे तो ये फॉरवर्ड बायस में आ जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर आप देखोगे कि जो आपका ये पी है इसको आप नेगेटिव से, और जो आपका यहाँ पर ये वाला एन, ये एक्चुअली ये वाला पी इससे कनेक्टेड है और ये वाला एन की बात हो रही है, पी एन जंक्शन ये वाले की बात हो रही है। तो ये एन यहाँ देखोगे तो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, तो ये रिवर्स बायस में यहाँ पर होता है। ठीक है, ये सिंबल रिप्रेजेंटेशन है, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन मतलब सिंबल का इस्तेमाल करके कनेक्शन डायग्राम किया गया है। ठीक है, आपका यहाँ पर एनपीएन ट्रांजिस्टर बताया गया है, यहाँ पर ऊपर आपको पीएनपी ट्रांजिस्टर का कनेक्शन डायग्राम बताया गया है। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हो इनके कनेक्शन डायग्राम को कि किस प्रकार से इनके कनेक्शन डायग्राम किए गए हैं और किस प्रकार से इनको फॉरवर्ड या रिवर्स बायस में रखा गया है। ठीक है, किस प्रकार से फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में, मतलब इसके इनपुट साइड को फॉरवर्ड और आउटपुट साइड को रिवर्स कैसे रखा गया है। ठीक है, आप कनेक्शन डायग्राम को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे तो ये आपका इनपुट करंट है और ये आपका आउटपुट करंट है। यहाँ पर हम करंट गेन फॉर कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन, तो करंट गेन इसका आपको यहाँ से आ जाएगा बी, इसको हम बीटा मानते हैं। कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन में करंट गेन बीटा होता है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन में जो करंट गेन होता है उसको हम अल्फा लेते हैं। तो यहाँ पर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, इसके लिए करंट गेन हो जाएगा आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट, मतलब कलेक्टर करंट डिवाइड बाई बेस करंट। तो आपको आईसी अपॉन आईबी मिल जाएगा। करंट गेन बीटा फॉर कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन ऑलवेज मोर देन 1। ध्यान रखना, जो इसका करंट गेन होता है, जो हमारा क्या होता है कि जो बीटा होता है इसका करंट गेन मतलब कॉमन इमीटर कॉन्फ़िगरेशन का करंट गेन हमेशा 1 से अधिक होता है, जबकि कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन जो हमने ऊपर डिस्कस कर चुके हैं उसका करंट गेन यदि बात करें तो ये हमेशा लेस देन 1 होता है। ठीक है, कॉमन एमिटर कनेक्शन का यूज एम्पलीफायर सर्किट में किया जाता है। ठीक है, सबसे ज्यादा जो एम्पलीफायर सर्किट बनाने में इस्तेमाल होता है वो कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब इसी कॉन्फ़िगरेशन का ही सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, इसके बाद में आगे हम डिस्कस करेंगे ये इसी के लिए आपका इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई है। ठीक है, यहाँ पर जो इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स है इनपुट करंट मतलब आईबी बेस करंट और वीईबी इनपुट वोल्टेज ड्रॉप के क्रॉस में खींची जाती है, जबकि आउटपुट वोल्टेज ड्रॉप वीईसी कांस्टेंट रखा जाता है। ठीक है, फिर इसमें हम क्या धीरे धीरे वीईबी के मान को बढ़ाते हैं। ठीक है, और देखते हैं कि कहाँ पर आपका आईबी एकाएक बढ़ना स्टार्ट कर देता है जब हम उसके आउटपुट वोल्टेज को कांस्टेंट रखें। ठीक है, तो इस तरह से ये आपके इनपुट और आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स बताए गए हैं। फिर ये आपका आ जाता है यहाँ पर कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ये आपका कौन सा है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन। इसका डायग्राम क्या करते हैं कि आपका जो कलेक्टर होता है, देखो अब नीचे कलेक्टर आ गया है, ऊपर आपका एमीटर और इधर साइड में बेस है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा आपका कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, मतलब कि यहाँ पर बेस और कलेक्टर के बीच में हम इनपुट क्या करते हैं फॉरवर्ड बायस प्रदान करते हैं, जबकि एमीटर और कलेक्टर के बीच में हम रिवर्स बायस प्रदान करते हैं। ठीक है, अब इसको फॉरवर्ड बायस प्रदान करने के लिए एन को नेगेटिव से और पी लेयर को पॉजिटिव से जोड़ते हैं तो ये फॉरवर्ड बायस आ जाता है, जबकि रिवर्स बायस में लाने के लिए इस चीज को हम क्या करते हैं पी को पॉजिटिव से और ये वाले जो एन को यहाँ से नेगेटिव से कनेक्ट कर देते हैं तो ये रिवर्स बायस में आ जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम फॉरवर्ड और रिवर्स बायस में कंडक्शन कराते हैं। ठीक है, एक्चुअली थोड़ा सा यहाँ पर करेक्शन की जरूरत है। यहाँ पर जो करेक्शन की क्या जरूरत है, यहाँ पर भी हमको रिवर्स बायस प्रदान करना था तो यहाँ पर नेगेटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर नेगेटिव होगा और यहाँ पर आपका पॉजिटिव होगा, तब ये रिवर्स बायस में जाएगा। ठीक है, ये वाला छोटा वाला टर्मिनल होगा। ठीक है, और ये आपका ये वाला जो टर्मिनल होगा ये बड़ा वाला टर्मिनल होगा।
ठीक है, तो इस तरह से हम इसको क्या करते हैं कि इस यहाँ पर रिवर्स बायस प्रदान करते हैं। ठीक है, इसको भी आप करेक्ट कर लेंगे। एक्चुअली ये यहाँ पर ये माइनस होगा और यहाँ पर ये आपका प्लस होगा। ठीक है, ये छोटा टर्मिनल होगा और ये आपका बड़ा वाला टर्मिनल होगा। ठीक है, आई होप इतनी चीजें आपको क्लियर होंगी। इसके बाद आगे आपको जो डायग्राम बनाया गया है ये आपका एनपीएन ट्रांजिस्टर के लिए बनाया गया है। ठीक है, देखो ये जैसे कि यहाँ पर आपको बनाया गया है, इसको हम फॉरवर्ड बायस में रख रहे हैं, इसको रिवर्स बायस में। यहाँ पर इस डायग्राम के लिए भी थोड़ा सा करेक्शन करना होगा। हम इसको ठीक है, ये सही है ना, ये सही है, डायग्राम जो बना हुआ है ये सही है। ठीक है, तो इस तरह से आपका जो कनेक्शन होता है हम करते हैं। ठीक है, और इसके लिए करंट गेन की हम बात करें तो इसका करंट गेन निकालोगे तो एमीटर करंट ये आउटपुट है और बेस करंट इनपुट है, तो आउटपुट अपॉन इनपुट, तो करंट गेन यहाँ से आपको ये मिल जाएगा। कॉमन कलेक्टर कनेक्शन में बहुत अधिक आउटपुट प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसका उपयोग अधिक नहीं होता है क्योंकि यह अधिक हीट उत्पन्न करता है, जिससे डिवाइस के जलने का डर रहता है। ठीक है, तो इसका उपयोग ज्यादा नहीं किया जाता क्योंकि इससे बहुत ज्यादा हीट उत्पन्न होती है। ठीक है, जल्दी हीटेड हो जाता है, इस कारण से जलने की संभावना होती है, इसलिए हम इसका उपयोग कम से कम करते हैं। ठीक है, आई होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक